So today we are going to discuss about the cell death. Cell death basically हमारे पास टू प्रोसेस में हो रही होती है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. आज के लेक्चर में जस्ट हम एपोप्टोसिस को कवर करेंगे. एपोप्टोसिस हमारे पास नेचुरल और प्रोग्राम डेथ सेल होती है अंडर अ जेनेटिक कंट्रोल. बेसिकली एपोप्टोसिस को हम रिजेंबल कर रहे होते हैं लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री इन ऑटम. ग्रीक में एपोप्टोसिस को हम फॉलिंग लीव से रिजेंबल करते हैं. एपोप्टोसिस का मतलब होता है फॉलिंग लीव्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेल सुसाइड. हम इसको सेल सुसाइड भी कहते हैं. और सेल का जो जीन होता है वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. ये हमारे पास प्रोग्राम सेल डेथ होती है. एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो एसेंशियल होता है हमारे पास नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए. अगर हम इसको नेक्रोसिस से कंपेयर करें तो एपोप्टोसिस में किसी भी किस्म का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं हो रहा होता, ना ही नेबरिंग सेल जो है वो हार्म हो रहा होता है, ना ही वो डैमेज हो रहा होता है. इसके अगर हम फंक्शंस देख लेते हैं तो ये हमारे पास वाइटल रोल प्ले करता है सेलुलर होम्योस्टेसिस में. अबाउट 10 मिलियन सेल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. और अबाउट इसी अमाउंट में, इसी नंबर में सेल्स जो होते हैं वो डेथ हो रही होती है उनकी एपोप्टोसिस के थ्रू. तभी जो है वो सेलुलर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस एक चल रहा होता है. उसके अलावा ये अगर कोई सेल जो है वो वायरस और टॉक्सिन की वजह से रिपेयर हुआ हुआ है तो उसको रिमूव करते हैं एपोप्टोसिस. एंड an essential event during the development and in adult stage. इसकी एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं तो a large number of neurons produced during the development of central nervous system. central nervous system में large number of neurons produce हो रहे होते हैं, बट 50% न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्सिस बिटवीन न्यूरॉन. अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एपोप्टोसिस ही रिस्पॉन्सिबल होता है रिमूविंग ऑफ टिश्यूज ऑफ वेब बिटवीन द फिंगर्स एंड टोज ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज इन अ फीटस. अब हम देखते हैं कि एपोप्टोसिस एक्टिवेट किस तरह से हमारे पास हो रहा होता है. एपोप्टोसिस हमारे पास एक्टिवेट 2 वेज में हो सकता है, या तो विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव सिग्नल्स जिसे हम सर्वाइवल फैक्टर्स भी कहते हैं, और अराइवल ऑफ नेगेटिव सिग्नल्स. विड्रॉल ऑफ पॉजिटिव सिग्नल्स क्या होते हैं? बेसिकली पॉजिटिव सिग्नल्स हमारे पास वो सिग्नल्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए बहुत से सेल्स की. पॉजिटिव सिग्नल्स हमारे पास कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं दूसरे सेल्स और केमिकल स्टिमुलेंट्स से. फॉर एग्जांपल नर्व ग्रोथ फैक्टर के थ्रू हो रहे होंगे, इंटरल्यूकिन के थ्रू हो रहे होते हैं. अगर तो पॉजिटिव सिग्नल्स कम पड़ जाते हैं या बिल्कुल एब्सेंस हो जाते हैं या पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं जाते तो उस कंडीशन के अंदर एक्टिवेट हो जाता है एपोप्टोसिस का प्रोसेस. और अगर हम नेगेटिव सिग्नल्स की बात करते हैं तो नेगेटिव सिग्नल्स हमारे पास एक्सटर्नल या फिर इंटरनली स्टिमुलाई की वजह से होते हैं. और अगर हम नेगेटिव सिग्नल्स की बात करते हैं तो नेगेटिव सिग्नल्स हमारे पास एक्सटर्नल या फिर इंटरनली स्टिमुलाई की वजह से होते हैं जो इनिशिएट करते हैं एपोप्टोसिस को. अब वो कौन से इवेंट्स हो सकते हैं? लाइक नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसीजर हो सकता है, सेलुलर स्ट्रेस, इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेंट, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी डीएनए का डैमेज होना हो सकता है, एक्सपोजर टू एजेंट लाइक कीमियोथेरेपेटिक ड्रग्स, एक्सरे, यूवी रेज एंड डेथ रिसेप्टर लाइगेंड्स. डेथ रिसेप्टर लाइगेंड्स और डेथ रिसेप्टर्स का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं. तो डेथ रिसेप्टर लाइगेंड्स हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं और एपोप्टोसिस का प्रोसीजर और प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं. कॉमन डेथ रिसेप्टर लाइगेंड्स हमारे पास कौन से हैं? लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अल्फा एंड बीटा और फैस्ट लाइगेंड्स. अब डेथ रिसेप्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? डेथ रिसेप्टर्स हमारे पास वो वाले सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं डेथ रिसेप्टर लाइगेंड्स को. वेल करेक्टराइज्ड ये हमारे पास होते हैं. फॉर एग्जांपल TNF रिसेप्टर 1, TNF रिलेटेड एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग लाइगेंड रिसेप्टर DR4 एंड DR5. अब एपोप्टोटिक प्रोसेस हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है? मॉर्फोलॉजिकली इसके अंदर क्या चेंज आ रहे होते हैं, किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा होता है? हमारे पास यहाँ पे कैस्पेसिस एक्टिवेट होगा. कैस्पेसिस हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जब एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई इनिशिएट करती है एपोप्टोसिस के प्रोसेस को तो वो इनिशिएट हो रहा होता है बाय एक्टिवेटिंग द प्रोटीसिस. एक्टिवेटिंग द प्रोसेसिस जिस प्रोसेस को हम नेम देते हैं कैस्पेसिस का. अब जब हमारा कैस्पेसिस का प्रोसेस एक्टिवेट होगा वो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन ऑफ साइटोस्केलेटन को और सेल का साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा और राउंड शेप हो जाएगा. अब श्रिंक होने की वजह से सेल का जो अपने नेबरिंग सेल के साथ कॉन्टैक्ट था या सराउंडिंग मैट्रिक्स के साथ जो भी कॉन्टैक्ट था वो लॉस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा. न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन होंगे वो डिग्रेड और कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसकंटिन्यू होगी. डीएनए जो उसके अंदर मौजूद होगा वो क्लीव्ड होगा और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा.
डीएनए की डिग्रेडेशन की वजह से न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होके स्मॉलर न्यूक्लियोसोमल यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम क्रोमेटिन बॉडीज़ का नेम देंगे। सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, बबल शेप अपीयरेंस आ जाएगी हमारे पास, फाइनली सेल ब्रेक होगा, डिफरेंट सेलुलर फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर मटीरियल भी इसके अंदर मौजूद होगा, क्रोमेटिन बॉडीज़, ऑर्गेनेली ऑफ सेल। ये सेलुलर फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं वेजिकल और एपोप्टोटिक बॉडीज़। एपोप्टोटिक बॉडीज़ को फिर इनगल्फ कर लेते हैं फेगोसाइट्स और डेंड्रेटिक सेल्स। ये तो हमने देखा था कि ये हमारे पास नॉर्मल एपोप्टोसिस का प्रोसेस जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर चल रहा होता है।